नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माथी पांडे आपके साथ। धामी सरकार चार धाम यात्रा की तर्ज पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2024 को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। मेरी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनूं। उन्होंने युवाओं और एथलीट खिलाड़ियों से आह्वान किया है कि वे एडवेंचर गतिविधियों के लिए सर्दियों में उत्तराखंड जरूर जाएं। धामी सरकार चारधाम यात्रा की तर्ज पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया था, जिससे प्रदेश में पूरे साल देश दुनिया के तीर्थ यात्रा उत्तराखंड में आ सके। और राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है और उत्तराखंड को अपने विकास के लिए और भी नए रास्ते बनाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सिर्फ चार धाम यात्रा पर निर्भर नहीं रह सकती। सरकार सुविधाएं बढ़ाकर चार धाम यात्रा का आकर्षण लगातार बढ़ा रही है। हर सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या भी नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्राओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे पर ये बात कही। आप इन तस्वीरों में कुछ झलकियां देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में खेलों का शुभारंभ करने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी इच्छा है पीएम मोदी ने नेशनल गेम्स के उद्घाटन की घोषणा करते हुए कहा कि ये सिर्फ खेल का आयोजन नहीं होता है, ये जहां भी होता है वहां अनेक क्षेत्रों में गति मिलती है। वहां निर्माण, परिवहन, टूरिज्म, होटल्स आदि को भी बढ़ावा मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को अपने विकास के और रास्ते बनाने होंगे। राज्य सिर्फ चार धाम यात्रा पर निर्भर नहीं रह सकता। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्राओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है। उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। मैं सर्दियों में खुद आना चाहता हूं। लोगों से अनुरोध करूंगा कि शीतकाल में यहां जरूर आएं। यहां एडवेंचर खेल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज ऐसी चुनौती की बात करना चाहता हूं। हमारे देश में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हर उम्र के लोग, युवा प्रभावित हो रहे हैं। इससे डायबिटिक, हार्ट के रोग भी बढ़ रहे हैं और फिट इंडिया मूवमेंट से देश जागरूक हो रहा है। उन्होंने स्टेडियम में मौजूद सभी युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। यूसीसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, संविधान की मूल भावना मजबूत होगी। खेल भी हमें भेदभाव की भावना से दूर रखता है। यही भावना यूसीसी की भी है। किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सभी यूसीसी के लिए बराबर हैं। खबर चमोली जिले से है, जहां राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ समारोह का लाइव प्रसारण किया गया ताकि आम जनमानस को खेलों से जोड़ा और सामुदायिक भावना और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा मिल सके। इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय के साथ साथ तहसील और ब्लॉक स्तरों पर भी कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम से पूर्व जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालयों में दीप प्रज्वलन और महिला मंगल दलों द्वारा सामूहिक गान आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेलों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग इस समारोह का लाइव प्रसारण देखने के लिए पहुंचे थे।
यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यूसीसी निंदा, उत्तराखंड में ही थाईलैंड और बैंकॉक बन जाएगा, इसकी की है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। उत्तराखंड में कल यूसीसी लागू हो चुका है। यूसीसी के अध्याय में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में ऐसा कानून लागू किया है जिससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड के लोग देवभूमि के नाम से नहीं बल्कि कामदेव भूमि के नाम से जाना जाएगा। वहीं भारत में अब उत्तराखंड में ही थाईलैंड और बैंकॉक बन जाएगा। उनके इस बयान पर भाजपा ने पलटवार भी किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि कांग्रेस का बयान बहुत ही निंदनीय है। उनको ये नहीं पता यूसीसी क्या है। यूसीसी के 5 नुकसान वो गिना नहीं पाते, सिर्फ हर सही कानून का उनको विरोध करना होता है। यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू हुआ है, जहां एक तरफ लोगों के अंदर उत्साह है, अब वही कांग्रेस विरोध कर रही है। और विरोध क्यों कर रही है ये भी उनको नहीं पता। 5 कमियां वो नहीं गिना पाए। बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि 5 कमियां यूसीसी में आप गिना करके बताएं, वो नहीं बता पा रहे, लेकिन बस विरोध करना है। और विरोध क्यों करना है ये उनको खुद को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा, युवाओं को, बुजुर्गों को, तमाम सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर अगर एक समान अधिकार मिलता है तो इसमें खराबी क्या है। कांग्रेस कमियां नहीं गिनवा पाती, लेकिन विरोध करना है बस। और खाली विरोध की नीति करते ही वो भ्रम को पैदा करते हैं लोगों के बीच में। और इसीलिए कांग्रेस को शायद बार बार जनता आईना दिखाने का काम करती है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे अभी जो रिसेंटली हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए, चाहे उसमें उनको इतनी बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के हित की बात कांग्रेस नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, जिस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं को एक समान रूप से रखा गया है, सभी के अधिकारों को संरक्षित रखा गया है, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि उन अधिकारों का प्रयोग करके यहाँ पे एक बेहतर हम जो है माहौल पैदा कर सकते हैं। और शांति का जो हमारे प्रदेश के अंदर देवभूमि है, इसको जो कहा जाता है, मुझे लगता है यूसीसी आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये कदम है, ऐतिहासिक निर्णय है, जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। कानपुर घटना को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी अब दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहे हैं। सांसद का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होना अपने आप में चिंता का विषय है, खासतौर पर जब चुने हुए जनप्रतिनिधि इस तरह के शस्त्र प्रदर्शन करते हैं तो इससे आम जनमानस में भी भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सरकार इस मामले में गंभीर है, जिसको देखते हुए दोनों पक्षों पर कार्यवाही भी की गई है और तुरंत शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया की गई है। साथ साथ कानूनी कार्यवाही भी हो चुकी है। इससे यह माना जा सकता है कि चाहे कोई आम हो या खास, सरकार सबके लिए निष्पक्षता से काम करेगी और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा उन पर त्वरित कार्यवाही भी की जाएगी। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के दृश्य देवभूमि उत्तराखंड जैसे शांत क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, किंतु जैसे ही ये घटनाएं घटित हुई, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने तुरंत न्याय सम्मत कार्रवाई करके, निरपेक्ष कार्रवाई करके यह दर्शाया कि प्रदेश के अंदर कानून का राज है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और उत्तराखंड की शांति व्यवस्था को भंग करने का अवसर किसी को भी प्रदान नहीं किया जाएगा। यह धामी जी के नेतृत्व में पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई की है, उससे यह सिद्ध हुआ है। भविष्य में क्या प्रदेश में निकाय चुनाव पूर्ण होने के बाद अब भाजपा नेतृत्व में प्रदेश में होने वाले कोऑपरेटिव चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जानकारी देते हुए भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि निकाय चुनाव के चलते कोऑपरेटिव के चुनाव में देरी हुई, लेकिन अब कोऑपरेटिव चुनाव के लिए पार्टी ने निचले स्तर से तैयारी पूरी कर ली है और निकाय चुनाव की तरह कोऑपरेटिव चुनाव में जीत भी हासिल करेगी। कोऑपरेटिव के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से भी तैयारियां की हैं और बीच में स्थानीय निकाय के चुनाव आने के कारण इनको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। अब स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब कोऑपरेटिव के चुनाव भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने
नीचे के स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की अपनी सभी तैयारियां पूरी की हैं। मुझे लगता है कि ये भी अच्छी तरह से संपन्न होगी। रुड़की नगर निगम से कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि वे भले ही इस चुनाव में हार चुकी हों, पर उन्हें मीडिया का भरपूर सहयोग मिला, उसका वह धन्यवाद करती हैं। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी मीडिया का आभार जताया है। 4-4:15 बजे लाठीचार्ज करने का क्या मतलब था? 5 बजे सारी पोलिंग बूथ पे से सबको निकालना, किसी भी उस पे जो आपके पोलिंग बूथ पे थे वहां पे कहीं पे भी किसी के साइन ना लेना, एजेंट्स के बगैर साइन हुए सारे बैलेट बॉक्सेस का जाना, क्या कहता है? आप खुद समझदार हैं। सर निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मिलने को लेकर क्या कहेंगे? 32,000 वोट मिले उनको। 32,000 वोट अगर निर्दलीय के रूप में कांग्रेस के मिलने थे उनको, तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वो दोनों बार जीत कर जाते। ये बात समझ में आती है, जनता भी देख रही है और जनता भी समझ रही है 32,000 वोट कहाँ से आए। जब भाजपा पे सरकार पे आ सकते हैं तो निर्दलीय पे भी आ सकते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे वहां पे गिनती चली है, उसमें किसी निर्दलीय के बंदे ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई, ना ही वो करी। पूरे दौरान में हंसना और हंसता हुआ चेहरा चलता रहा। कहीं ना कहीं सबको पता था कि मैंडेट कहां जा रहा है और कौन प्रत्याशी किस पे रहने वाला है। ये सवाल का जवाब आप जनता से पूछिए। मैंने जो कहना था वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप के यूसीसी को लेकर दिए गए बयान पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र प्रताप का उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम योगदान रहा है और वो एक वरिष्ठ नेता भी हैं। उन्हें अपने बयानों पर संयम और नियंत्रण रखना चाहिए ताकि समाज में कोई दुष्प्रभाव उनके बयानों का न हो। गौरतलब है कि धीरेन्द्र प्रताप ने यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि भाजपा रिलेशनशिप को खुली छूट देकर देवभूमि को थाईलैंड और बैंकॉक बनाना चाह रही है। इसी पर एक बार फिर उत्तराखंड में भी राजनीतिक गर्माहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दृष्टिकोण बदले और कम से कम देवभूमि को थाईलैंड से मिलाने का ये कुत्सित प्रयास न करें। इससे भावनाएं आहत होती हैं। हम देवभूमि के लोग हैं, हम देवभूमि ही रहना चाहते हैं। हमें थाईलैंड या किसी और जगह से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और वो भी बहुत सीनियर लीडर है हमारे और वो भी उत्तराखंड के लिए समर्पित लोगों में से हैं। तो कम से कम जब बयान दें तो उसमें भाषा पर नियंत्रण रहे, हम बोल किस दिशा में रहे हैं। वो ठीक है, उन्होंने अपनी चिंता जताई है तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करना, लिव इन रिलेशनशिप में माँ बाप का पता होना, लिव इन रिलेशनशिप सीमित आयु के लोगों के लिए होना, उसको अलाउ करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप को हतोत्साहित करते हैं। और जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग अपंजीकृत लोग रह रहे हैं या जो समाज से छुपा के रहते हैं, उसके बाद जो क्राइम होते हैं, उन क्राइम्स को भी कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए हम लोगों ने सब किया है। बागेश्वर में अवैध खनन के खिलाफ जिलाधिकारी की कार्यवाही हुई है। जिलाधिकारी आशीष भटगई ने जिला एंटी इलीगल माइनिंग फोर्स के साथ खनन क्षेत्रों का दौरा किया। टीम द्वारा खड़िया खदानों के मानकों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। जिलाधिकारी ने करूली, खलदौड़ी, बलदौड़ी में 7 खड़िया खदानों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया, जिसमें खनन खदानों में वैज्ञानिक तकनीकी पहलुओं को देखा गया और साथ ही खदानों में वृक्षारोपण, पीपीएफ इंश्योरेंस एवं ग्रामीणों को दी जाने वाली सुविधाओं आदि के बारे में पड़ताल भी की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खड़िया खदानों में पैनी निगरानी रखते हुए अवैध अतिक्रमण व खनन पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता मनोज ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी है आपके पास? बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में जब से उच्च न्यायालय ने ये कदम उठा रखा है, तब से जिलाधिकारी आशीष भटगई द्वारा भी हर खदानों पर जाया जा रहा है और निरीक्षण किया जा रहा है। और इसमें टीम भी आ रखी है, बाहरी टीम भी आ रखी है, जिसमें अभी देखने का ये भी विषय है कि बागेश्वर में जो खड़िया खनन है, जब कांडा में ये हुआ था, बीमा में भी चेकिंग हो रही है और उसी दौरान कपकोट में भी हो रही है। हर छोटे बड़े माइनों को सीज किया गया है और उसमें जो उनकी पोकलेन मशीन है और जेसीबी है वो भी सीज है। और देखने का विषय ये है कि प्रशासन को क्लियर कब तक करता है कि आगे को भविष्य में खड़िया खनन खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा, ये सवाल बना है। क्योंकि गांव के गांव दरक चुके हैं और
सभी जो गांव भी दरके हैं और उसमें भारी नुकसान भी हो रखा है। हर खड़िया खनन के जो भी मालिक हैं उनके द्वारा भी कथाकथित पर कहीं न कहीं काम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि कहीं पर खोदा गया है तो वहां पर उन्होंने मट्टी को फिर दबाया नहीं है और रहने की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा उनके रहने की भी व्यवस्था नहीं है, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, ये पाया गया है। जी दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद मनोज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को जानने के लिए उत्तराखंड के पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश के 20 पुलिस अधिकारी प्रयागराज में महाकुंभ का अध्ययन करने जा रहे हैं ताकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को बारीकी से समझा जा सके और इसी आधार पर भविष्य में प्लानिंग भी की जा सके। हालांकि प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड की एसडीआरएफ और अग्निशमन टीमें पहले ही अपना योगदान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पुलिस के बड़े अफसर प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन से पहले अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है और जल्द ही वे प्रयागराज में जाकर कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य जानकारियां एकत्रित करेंगे कि आयोजन को सफलतापूर्वक कैसे संपन्न कराया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आमंत्रण पर हमारे अनेकों पुलिसकर्मी वहां ड्यूटीरत हैं और क्योंकि 2027 में अर्धकुंभ हरिद्वार में आयोजित होगा, संपन्न होगा, उसकी तैयारी के लिए हमने एक विशेष टीम अधिकारियों की वो अलग से वहां पे एक स्टडी टूर पे जा रहे हैं, जो वहां की यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उसको वहां अध्ययन करके मौके पर वहां से अपने अनुभव लेकर आएंगे। और एसडीआरएफ के लिए विशेषकर मांग की गई थी। उत्तराखंड की एसडीआरएफ की पूरी एक कंपनी वहां पे तैनात की गई है और जो कि संगम पे उसकी एक बहुत ही संवेदनशील स्थल पे उसकी ड्यूटी लगाई गई है। और मैं आशा करता हूं कि पूर्व की भांति जिस प्रकार उत्तराखंड पुलिस महाकुंभ के आयोजनों में है, चाहे वो हरिद्वार में हो या प्रयागराज में हो, अपना बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करती आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।